नमस्कार छात्रों, हम अपनी इस श्रृंखला में यूजीसी नेट 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी 2026 में, उसके लिए राजनीति विज्ञान के शॉर्ट नोट संबंधी चर्चा कर रहे हैं। और ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये मैंने तैयार किए थे राजनीति विज्ञान की जो ये यूजीसी नेट जेआरएफ की घटना चक्र आती है उसके जो भी 41 प्रश्न पत्र हैं उनका निचोड़ है इसमें। और इसने मुझे यूआर कैटेगरी से 2 बार नेट निकालने के लिए मदद करी है, तो इसका बेनिफिट आप तक भी पहुँचे इसके लिए हम एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें अभी तक हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो है, तीसरा पार्ट होगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद प्ले लिस्ट मैंने बना दी है यूजीसी नेट एमपी सेट करके एक, तो उसमें आप जाएं और उन वीडियो को ध्यान से सुनें। उसमें आपको तथ्य और कुछ कथन, बुक्स, ऐसे कुछ फैक्ट मिलेंगे जो आपको मेमोरी में बनाए रखने में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम इस वीडियो में आज की पार्ट 3 में, और आपकी तैयारी को मजबूत बनाते हुए ये प्रयास करते हैं। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो हो सकता है कि आपको बेहतर समझ में ना आए, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपको केवल सुनना है उनको क्योंकि ये तथ्यात्मक चीज़ें हमको एक बार में याद नहीं होती हैं। जब उनको आपने अपने बुक्स से पढ़े होंगे, कभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए होंगे, तो कुछ उनका परसेंटेज हमारे माइंड में रह जाता है, कुछ भूल जाता है। लेकिन अगर हम उसको कहीं सुन लेते हैं, कोई बता देता है, तो फिर से रिकॉल हो जाता है। और हम वही कार्य कर रहे हैं आपकी परीक्षा को देखते हुए। तो आज का पहला तथ्य है कि जो पराश्रितता का सिद्धांत है ये कौन दे रहा है? फर्नांडो एच कार्डोसो। ये संबंधित विकास निर्भरता से जुड़ा हुआ है, फर्नांडो एच कार्डोसो। पराश्रितता का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि जिसमें केंद्र के जो देश हैं वह अपने परिधि वाले देशों से कच्चा माल लेते हैं और बेनिफिट उठाते हैं, और उसका लाभ परिधि वाले देशों को न मिलकर केंद्र वाले देशों को मिलता है। इसमें आप विकसित और विकासशील देशों का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि जो परिधि वाले देश होंगे वह अपना कच्चा माल लाएंगे, और जो केंद्र वाले देश हैं, विकसित देश हैं, वह उनका यूटिलाइज करेंगे, उससे मुनाफा कमाएंगे। इसमें आप थर्ड वर्ल्ड के देश भी दिखते होंगे, तृतीय विश्व के देश जो गरीब हैं या विकासशील अवस्था में हैं। फिर कुछ क्रांतियां हैं, इसमें आती है एक है बेलवेट क्रांति, जो कि चेकोस्लोवाकिया में 1989 में हुई थी। ओके। फिर आपका अभिजनों का परिचालन, यह कॉन्सेप्ट कौन दे रहा है? ये दे रहा है पेरेटो। अभिजन कौन होते हैं? अभिजन वो होते हैं कि जो किसी भी संस्था में समाज के प्रथम वर्ग में पाए जाते हैं, उनको हम अभिजन कहते हैं, एलीट वर्ग कहते हैं। सी राइट विल्स ये क्या कह रहे हैं? इन्होंने एक सिद्धांत दिया कि ये जो त्रिशासक दल सत्ता समूह में होते हैं उसमें राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक इनका गुट रहता है, जो कि ये सत्ता समूह में रहते हैं। राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, इस सी राइट मिल्स कह रहा है। इनका त्रिकुट पाया जाएगा जहाँ पर ये लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे और शासन में सबसे ऊपर पदों पर रहते हैं। फिर है आपका राजनीतिक विकास का वर्णन में कुछ पुस्तकें हैं और उसके लेखक हैं। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण एस.एम. लिप्सिट की पुस्तक है। लोकतंत्र का निर्माण जे. रोनाल्ड पेनॉक की पुस्तक है। राष्ट्र राज्य का प्रचालन एडवर्ड सिल्स की पुस्तक है। प्रशासनिक तथा विधायी विकास ये टॉलकट पार्सन्स की पुस्तक है।
फिर एक रविंद्र कुमार, ये विचारक हैं, इनका एक कथन है, ये भारतीय राजनीति से जुड़े हैं, कि M.K. गांधी के आगमन से पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उलट वर्ग विशिष्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में वर्णित किया है। किसने किया है? रविंद्र कुमार ने। यानी वो कह रहे हैं कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, उसके पहले तक यहाँ जो राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहे थे उसमें आम लोग शामिल नहीं थे। उसमें उच्च शिक्षित वर्ग या फिर जो बड़े घरानों से व्यक्ति थे और बड़े नेता थे, केवल वही शामिल थे। और गांधी जी के आने के बाद हम देखते हैं पूरे भारत में एक जन आंदोलन का वर्चस्व देखने को मिला। इसमें महिलाएं भी जोड़ी गईं, इसमें युवा भी शामिल हुए, जैसे असहयोग आंदोलन, शबने अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस प्रकार में रविंद्र कुमार ने ऐसा कहा है कि महात्मा गांधी के आगमन से पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उलट वर्ग विशिष्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में वर्णित किया है। फिर है आपका एक और कथन है जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त अत्यधिक शक्तियों और सीमित जवाबदेही के कारण गहन विरोधाभासपूर्ण संस्थान कहकर उच्चतम न्यायालय की आलोचना की गई है कि भाई इसको शक्तियाँ तो बहुत अधिक हैं, लेकिन ये जवाबदेही इसके पास सीमित है। ये कुछ नहीं करता है, केवल आर्टिकल 32 के माध्यम से लोगों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, और वो भी कभी कभार हो पाता है, रियलिटी में तो हो नहीं पा रहा है। तो इसको प्रताप बी मेहता इसकी आलोचना कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अभी दिल्ली में प्रदूषण है या कुछ भी है, या फिर कहीं वन काटे जा रहे हैं या पेड़, या फिर जैसे अभी हम देख रहे हैं कि अरावली वाला मामला चल रहा है, तो ये केवल एक व्याख्या, एक जैसे कि कोई अच्छी अच्छी बातें होती है ना, जैसे कि सदवाक टाइप से बोलते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रताप बी मेहता ने कमेंट किया है। फिर आपका सुहास पलसीकर, इन्होंने क्या कहा है कि परा कांग्रेस व्यवस्था के बारे में इन्होंने बताया है। सीधा सीधा हमको ध्यान रखना चाहिए कि परा कांग्रेस व्यवस्था, सुहास पलसीकर इससे जुड़े हैं। योगेंद्र यादव ने तृतीय लोकतंत्र आवेग की बात की है। मायरन बीनर ने भारतीय विडंबना, इंडियन पैराडॉक्स, इसके बारे में बात की है। स्वतंत्र भारत का पहला राज्य पेप्सू, जहां क्या किया गया था, जोड़ तोड़कर गठबंधन और दल बदल के बाद सरकार बनी, पंजाब क्षेत्र है। तो ध्यान रखें कि दल बदल के बाद सरकार कहाँ बनी, गठबंधन के बाद सबसे पहले ये पेप्सू पंजाब क्षेत्र में सरकार बनी थी। फिर ये लोक प्रशासन से जुड़ा हुआ है। गुलिक क्या कहते हैं कि भौतिकी या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है। भौतिकी रसायन की तरह, ये गुलिक कह रहा है। हेनरी फ्योल ने दिया है संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत। निकोलस हेनरी ने नव लोक प्रशासन के बारे में चर्चा की है। चेस्टर बर्नार्ड कार्यकारी के प्रकार। फ्योल प्रबंधन के सिद्धांत दिए थे उन्होंने। गुलिक संगठन का आधार प्रस्तुत किया गुलिक ने। टेरी प्रत्यायोजन के बारे में इन्होंने चर्चा की है। फिर आता है आपका फॉलेट। तो फॉलेट ने प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठनात्मक सिद्धांत का मिथक मात्र माना है। तो ये मिथक मान रहे हैं किसको? प्रत्यायोजन को, अवधारणा को। तो हमको ध्यान रखना है कि फॉलेट ने प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठनात्मक सिद्धांत का मिथक मात्र माना है। फिर निर्णय निर्माण के कुछ मॉडल हैं, तो बढ़ते हैं उससे। आबद्ध तार्किकता मॉडल हर्बर्ट साइमन ने दिया है। आबद्ध तार्किकता मॉडल हर्बर्ट साइमन। लिंडब्लॉम का है वृद्धिशील मॉडल। एथजियोनी का मिश्रित स्कैनिंग मॉडल। डॉर का है ऑप्टिमल मॉडल। इसको ध्यान में रख लें। आबद्ध तार्किकता मॉडल हर्बर्ट साइमन का है। लिंडब्लॉम का है वृद्धिशील मॉडल। एथजियोनी का है मिश्रित स्कैनिंग मॉडल। ड्रॉर का है ऑप्टिमल मॉडल। ये निर्णय निर्माण के मॉडल हैं। अब है आपका नेक्स्ट है, उपनिवेशी शासन में शासकीय
नौकरशाही पाई जाती है। क्वेश्चन आएगा कि औपनिवेशिक शासन में किस प्रकार की नौकरशाही पाई जाती है, तो शासकीय या प्रतिबद्ध भी होती है कई जगह। जैसे प्रतिबद्ध नौकरशाही किस देश में है, तो प्रतिबद्ध नौकरशाही संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। और इंदिरा गांधी के शासनकाल में भी प्रतिबद्ध नौकरशाही को देखा गया था। प्रतिबद्ध यानी कि जो सरकार वर्तमान में चल रही है उसी के अनुरूप उस समय विभिन्न बड़े उच्च पदों पर शासकीय कर्मचारी अधिकारी रखे जाते हैं और वह जनता के प्रति जवाबदेह न होकर केवल सरकार के प्रति जवाबदेह होते हैं। संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है, ऐसा कौन कह रहा है? ये कह रहा है हर्बर्ट मैरिसन। ओके, कि उपनिवेशी शासन में शासकीय नौकरशाही पाई जाती है। संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है, ऐसा हर्बर्ट मॉरिसन कह रहा है। इसकी पुस्तक है पोर्ट्रेट ऑफ अ पॉलिटिशियन, हर्बर्ट मॉरिसन। यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा ब्रिटिश सिविल सर्विस में फुलटन समिति ने की थी। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फुलटन समिति कब गठित हुई, किस देश से संबंधित है ना? तो सिविल सर्विस, ब्रिटिश सिविल सर्विस में 1962 में आया था। यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा की थी इसने। स्विट्जरलैंड में 3 प्रकार की नागरिकता पाई जाती है, कम्युनल, कैंटोनल और फेडरल। कम्युनल, कैंटोनल और फेडरल, 3 प्रकार की नागरिकता। क्योंकि यूएसए में 2 प्रकार की नागरिकता होती है, राज्यों की और संघ की। हमारे देश में एकल नागरिकता पाई जाती है, जिसका प्रावधान भाग 2 में और अनुच्छेद 6 से 11 तक रखा गया है। माइकल वॉल्जर न्यायपूर्ण युद्ध की बात करता है। जस्ट बार। टॉलस्टॉय ने बार एंड पीस पुस्तक लिखी हुई है। अर्थशास्त्र में जो प्रयोग किया गया है आगमनात्मक पद्धति और ऐतिहासिक पद्धति को रखा गया है। नीति शास्त्र की परंपरा की शुरुआत कामंदक नीति से मानी जाती है। हेनरी फ्योल जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इनकी पुस्तक है द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बेबर की पुस्तक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, बेबर। अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता कौन है? ह्यूगो ग्रोशियस। अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता ह्यूगो ग्रोशियस है। भाषा को राष्ट्रवाद के विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन मान रहा है? भाषा को राष्ट्रवाद के विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक मान रहा फिक्टे। ये सीधे सीधे कथन पूछ ले जाते हैं, इसलिए इसको आप बोरिंग लगे या कुछ भी करे आपको याद करना चाहिए। आप पढ़ें फिर उसके बाद सुने, तब आपके दिमाग में रहेंगे, नहीं तो ये मिस हो जाएंगे। और जो साथी पहली बार इस चैनल पर आए हों वो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए पेपर होने तक हम अभी विभिन्न ये जो टॉपिक हैं इन पर वीडियो लाते रहेंगे। और कृपया करके वीडियो को लाइक कर दिया करें। साथी लोग देख के चले जाते हैं लेकिन लाइक भी नहीं करते हैं, तो ऐसा ना करें। अगर आप वीडियो लाइक करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को मोटिवेशन मिलता है ताकि वह और बेहतर करे। भाषा को राष्ट्रवाद के विकास की सबसे महत्वपूर्ण कारक फिक्टे मान रहा है कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। तो कानून क्या है? कि जो समाज में जो आचरण किया जाता है, जिन नियमों को माना जाता है, उनका रेगुलेट करने वाला जो कारक है वह कानून है। ऐसा हॉलैंड और डिग्बी कहता है। हॉलैंड। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग एक सहायक अभिकरण। फिर है आपका राज्य के अंतर्गत निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता है। कौन नहीं मानता? जॉन सीले नहीं मानता है। एक मॉन्टेविडियो सम्मेलन हुआ था जिसमें राज्य के 4 घटक माने गए थे: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो भूभाग को जॉन सीले नहीं मानता है। फिर आपके समाजवाद के जो अलग अलग प्रकार हैं उसमें यूटोपियन समाजवाद है जिसको सेंट साइमन इससे जुड़ा हुआ है और इसका प्रमुख है। वैज्ञानिक समाजवाद, इससे कार्ल मार्क्स जुड़ा हुआ है।
फेबियन समाजवाद, इससे सिडनी वेब जुड़ा हुआ है। श्रेणी समाजवाद, इससे GDH कोल जुड़ा हुआ है। इनको चारों को ध्यान में रख लें, सही जोड़ी बनाने की आ सकता है और भी विभिन्न प्रकार से पूछा जा सकता है। सत्ता के सहमति मॉडल की रचना, तो इसके लिए इसको छोड़ दिया गया है। इसमें जॉन लॉक के बारे में देखते हैं। प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, परस्पर सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है, ऐसा जॉन लॉक कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था जो थी वो शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था थी। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यानी जिसका संबंध कहाँ से होता है? राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से, वो है तुम्हारा राजनीति विज्ञान। ये पॉल जेनेट कहता है, इसने परिभाषा दी है पॉल जेनेट ने। नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता कौन है? चेस्टर बर्नार्ड। नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता चेस्टर बर्नार्ड। मैटलैंड क्या कह रहा है? ये राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई है, ये मैटलैंड कह रहा है। इसको विज्ञान तो ठीक है भाई, कला में भी सबसे पिछड़ी हुई है, ऐसे मैटलैंड कहता है। निष्पादन बजट भारत ने कब बनाया था? 1968 में बनाया था। राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है, ऐसा अरस्तू कहता है कि मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराता है और श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए राज्य अस्तित्व में बना रहता है। फिर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या समय समय पर बदलती रही है। तो सुप्रीम कोर्ट जब 1950 में स्थापित होता है उसमें प्रारंभ में 8 न्यायाधीश होते हैं। 1956 में 11 हो जाते हैं, 1960 में 14 हो जाते हैं, 1978 में 18 हो जाते हैं, 1986 में 26, 2009 में 31 और 2019 में इसको बढ़ा करके 34 कर दिया है। ओके। मैकेंटायर एक विचारक है, समुदायवादी है। मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा तार्किकता के लिए की थी कि इसमें तार्किकता पाई जाती है। लोक निगम प्रकार का प्रशासन सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण प्राप्त करने की चेष्टा करता है। अनुच्छेद 393 में यह कहा गया है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का संविधान, ये हमारे संविधान का नाम है, तो यह कहाँ दिया गया है? तो आर्टिकल 393 में इसका उल्लेख किया गया है, तो ध्यान में रखें। आर्टिकल 393 में कहा गया है कि भारत का संविधान संक्षिप्त नाम। निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि, ऐसा टेरी कहता है। विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है। फिर एक कुछ प्रशासन से संबंधित कुछ कॉलेज हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद, रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान नई दिल्ली में। अब मुसोलिनी ने एक बात कही है कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है। यानी यदि स्त्री के अंदर वात्सल्य का गुण पाया जाता है, प्रेम का गुण पाया जाता है, तो मनुष्य के अंदर युद्ध करने का गुण प्रमुख रूप से होना चाहिए, ऐसा मुसोलिनी कहता है। मुसोलिनी इटली का तानाशाह था। इसने निगमवाद का कॉन्सेप्ट भी दिया है। वार्ता अनवीक्षकी त्रयी एक कौटिल्य की मूल विधाओं में सम्मिलित है। वार्ता अनवीक्षकी और त्रयी, इसमें निरुक्त शामिल नहीं है। ओके, देखिए इसमें जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं यह घटना चक्र की नेट JRF की जो पुस्तक आती है, इसमें 41 प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन रहता है और इसको अध्ययन करके जो हमको लगता है कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपसे बनती हुई होती हैं तो उसको आप रिवीजन कर लें तो बेटर है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिस तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, वो हमारी मेमोरी में ठीक से नहीं रह पाती हैं, तो मैंने उसको शॉर्ट नोट्स में
इसको तैयार किया है और आप उसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और आप इसको वीडियो को चालू करके भी कई बार सुन सकते हैं ताकि हमको तथ्य याद रहें। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक है। यानी वो क्या कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक है, यानी समाज से पूर्व है, राजनीति से पूर्व है, प्राकृतिक अवस्था की बात कर रहा है वो। इसकी पुस्तक है जिसने 1691 में लिखी थी, लेवियाथन, और इसको ऑक्सफोर्ड महत्वपूर्ण क्रांति बताता है, महान कृति बताता है उसको, उस पुस्तक को, लेवियाथन को। ओके, आप में से कोई बता सकता है क्या कि लेवियाथन को किसने जलाया था और कहाँ जलाया था? उसकी पुस्तक को एक थिंकर ने जला दिया था, मुझे ज़रूर बताएं। फिर आता है गोलवलकर। ये गोलवलकर, जिनको गुरुजी कहते हैं, आरएसएस के द्वितीय सरसंघचालक रहे हैं और प्रथम सरसंघचालक थे डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार। तो आरएसएस काफ़ी चर्चा में रहता है, तो पूछ सकता है कि आरएसएस का संस्थापक कौन है, तो केशवराव बलिराम हेडगेवार। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी, तो इसको ध्यान में रखना है। तो गोलवलकर, बंच ऑफ थॉट, उनकी पुस्तक का नाम है। फिर हम बढ़ते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा कौन कहता है? एफ.ए. हेयक। और स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, लॉर्ड एक्टन। देखिए, अगर कथन लगभग सेम हो, थोड़ा सा उनमें अंतर पाया जाता हो, तो उनको एक साथ लिख लेना चाहिए, इससे उनको याद हो जाते हैं वो। स्वतंत्रता को समानता एक दूसरे के पूरक मान रहा है एफ.ए. हेयक। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, ऐसा लॉर्ड एक्टन कह रहा है। फिर आती है समिति, जिसका नाम है जी.वी.के. राव समिति। इसमें इसने कहा है, क्या कह रहा है? बिना जड़ की घास किसको कह रहा है? पंचायत को कह रहा है कि पंचायतें बिना जड़ की घास हैं। जी.वी.के. राव समिति, इसका गठन किया था योजना आयोग ने 1985 में। इसने रिपोर्ट दी थी 1986 में। इसके बाद दांतेवाला समिति 1978 में गठित की गई थी। इसने क्या दिया था? ब्लॉक स्तरीय योजना। ब्लॉक यानी कि जो कि पंचायत के ऊपर रहता है, ग्राम पंचायत होता है, फिर ब्लॉक पंचायत होती है, जिसको हम जनपद पंचायत भी कहते हैं। हनुमंतराव समिति 1984 जिला योजना संबंधी इसने काम किया था, जिला योजना के बारे में। हनुमंतराव समिति 1984। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को इसने दिया था बलवंत राव मेहता समिति 1957 में, जो गठित हुई थी। और एक अशोक मेहता समिति है जो 1977 में गठित हुई थी, इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। आसियान, आसियान में जो भारत है वह 1992 में क्षेत्रीय भागीदार बना था, 1996 में वार्ता भागीदार बना था। ओके, भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता हुआ अगस्त जो 2009 में, और प्रभावी हुआ था ये 2010 में। भारत आसियान का प्रथम शिखर सम्मेलन वर्ष 2002 में कंबोडिया में हुआ था। भारत आसियान का प्रथम शिखर सम्मेलन सन 2002 में हुआ, कंबोडिया में हुआ। इसको ध्यान रखें आप, पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। इसके 10 सदस्य हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसका मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, हेडक्वार्टर। भारत और आसियान की अर्थव्यवस्था साथ मिलकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फिर आता है सार्क। तो ये आसियान का फुल फॉर्म क्या है भैया? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। फिर आकर आ जाता है आपका सार्क, जिसको हम दक्षेस भी कहते हैं। तो सार्क क्या हो जाएगा? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। 7-8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी, काठमांडू, नेपाल में। और ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी जो हेडक्वार्टर वो है कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में।
ओके। भारतीय महासचिव कौन कौन इसको 2 बार रहा है भारतीय महासचिव इसके? कांत किशोर भार्गव और शीलकांत शर्मा इसके 2 बार महासचिव रह चुके हैं। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ है। द्वितीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ सार्क का? भारत के बेंगलुरु में 1986 में। फिर भारत में 8वां भी हुआ 1995 में, 14वां हुआ 2007 में। सार्क के 2 सेंटर हैं, सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर नई दिल्ली में और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में स्थापित है। फिर आपका रचनावाद यथार्थवाद की मूल मान्यताओं को खारिज करती है। भाई ये यथार्थ की जगह ये रचनावाद को प्राथमिकता देती है कि भाई हम कुछ क्रिएटिव काम करें। भौतिक शक्तियाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के व्यवहार का निर्धारक तत्व नहीं होती हैं, ऐसा रचनावाद कह रहा है। रचनावाद के अनुसार पहचान, विचार, मूल, मानक एवं धारणाएं ये निर्धारक तत्व होते हैं। रचनावाद के समर्थक कौन है भैया? फ्रेडरिक क्रोट्जविल, निकोलस ओन्फ, क्रिस रूच स्मिथ, जॉन गेरार्ड रुग्वी, अलेक्जेंडर बेंट। तो निकोलस ओनफ की पुस्तक है द वर्ल्ड ऑफ अवर मेकिंग। अलेक्जेंडर बेंट की पुस्तक है अनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। इनकी पुस्तकों को आप एक नज़र मारें। फिर आता आपका प्रोजेक्ट मौसम। तो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए भारतीय पहल है, 39 देशों के साथ है। इसका प्रारंभ हुआ था प्रोजेक्ट मौसम का 2014 में। यह भारतीय संस्कृति मंत्रालय एवं भारतीय पुरातत्व विभाग का संयुक्त प्रोजेक्ट है। संस्कृति मंत्रालय भी शामिल है और पुरातत्व विभाग भी इसमें शामिल है। सांस्कृतिक एवं विश्व विरासत स्थलों को जोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करता है। फिर आता आपका नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन SCO। 2001 में स्थापित हुआ था, लेकिन औपचारिक रूप से चार्टर पर हस्ताक्षर हुए सन 2002 में। इसने कार्य करना प्रारंभ किया 2003 में। फिर आपका अगला संगठन है OAS, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। इसका चार्टर कब बना? 1948 में कोलंबिया के बकोटा में इसमें हस्ताक्षर हुए थे। और OAS का चार्टर 1991 में प्रभावी हुआ था। इसके सदस्य 35। क्यूबा को 1962 में इसने प्रतिबंधित कर दिया था। 2009 में संगठन में फिर से शामिल हुआ क्यूबा। ओके, क्योंकि 1962 में संभवतः इसको इसलिए प्रतिबंधित कर दिया होगा क्योंकि क्या हुआ था, क्यूबा में शायद संकट हुआ था ना शीत युद्ध के समय। क्योंकि क्यूबा एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था का देश था। यहाँ का एक प्रसिद्ध नेता का नाम है फिदेल कास्त्रो। फिर हम बढ़ते हैं ओपेक। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी जो तेल निर्यातक देश हैं, पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं, उनका स्थापना कब हुई? 1960 में उस संगठन की स्थापना हुई थी। और इसमें एक देश का नाम है इंडोनेशिया, जो कि इसका सदस्य है, उस टाइम रहा है। और 1962 में शामिल हुआ था ये, लेकिन 2009 में फिर से बाहर हो गया था। जनवरी 2016 में फिर से शामिल हो गया, लेकिन दिसंबर 16 में फिर से बाहर हो गया वो। तो कहीं ऐसा क्वेश्चन अगर कभी कोई कठिन प्रश्न बनाए तो कि कौन सा देश 2 बार शामिल हुआ, 2 बार बाहर हो गया, क्योंकि इससे कुछ देश बाहर होते रहते हैं और कुछ देश शामिल हो जाते हैं। 5 संस्थापक देश हैं इसके: वेनेजुएला, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब। इक्वाडोर इससे 2020 में बाहर हो गया। वर्तमान में 12 देश हैं। और जनवरी 24 में अंगोला ने अपनी सदस्यता वापस ले ली है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का क्वेश्चन है 2022 की जो हुई थी MP में, कि जनवरी 24 में कौन बाहर हुआ ओपेक से? अंगोला। निश्चित रूप से अपनी तैयारी को बना के रखें, आप ऑब्जेक्ट भी लगाते रहें,
और जो भी कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है उसको आप ध्यानपूर्वक सुनते रहें। ठीक है ना। प्रथम प्रश्न पत्र के लिए भी आप अपनी तैयारी को बनाकर रखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट तथ्य की ओर। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत, ये माइकल डायल और ब्रूस रेसेट का सिद्धांत है, लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत। फिर आपका लिबरलिज्म एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये कौन कह रहा है? माइकल डायल। फिर आपका मॉन्टेवीडियो सम्मेलन 1933 में हुआ था। ये राष्ट्र के प्राधिकार और कर्तव्यों पर हुआ था, जिसमें 4 मापदंड दिए गए। अनुच्छेद 1 में एक स्थायी जनसंख्या, एक निर्धारित क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। ये प्रभावी कब हुआ? 1934 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो शांति की स्थापना करना मॉन्टेवीडियो सम्मेलन का उद्देश्य था। मई 2016 तक 16 देशों द्वारा इसको अनुमोदन किया जा चुका है। आते हैं कुछ प्रोटोकॉल संधियां जो कि शीत युद्ध के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण रही हैं। तो जेनेवा प्रोटोकॉल ये 1925 में हुआ था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो काफ़ी हिंसा हुई उसके बाद रासायनिक शस्त्रों का निषेध किया गया जेनेवा प्रोटोकॉल में 1925 में। लेकिन यह प्रभावी कब हुआ था? 1928 में। आप में से कोई बताएगा कि जेनेवा संधि कब हुई थी? इसका संबंध किससे है? नेक्स्ट है आपका स्टार्ट फर्स्ट 1991 में हुआ है। सामरिक शस्त्रों की कटौती की गई थी। स्टार्ट 2 1993 में हुआ है। वाहनों का स्वतंत्र पुनः प्रवेश निषेध करता है। आता है आपका INF, तो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रेटी थी। ये अमेरिका और सोवियत संघ के जो नेता थे रोनाल्ड रीगन और गोरबाचेव के मध्य हुआ था। इसमें 2 वर्गों के भू आधारित मिसाइलों का निषेध किया गया था। 2019 में USS चला हो गया, इसलिए यह समझौता ही खत्म हो गया है। फिर आता है सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत क्या है? तो इसमें इस धारणा रहती है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए। H.J. मोर्गनथाउ ने इसकी चर्चा की है, सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा। यानी अगर आप एक पर हमला करते हैं तो सभी पर हमला माना जाएगा। इससे क्या होता है? इससे शांति की अवस्था बनती है और जल्दी कोई देश युद्ध नहीं करता है। किसी अन्य राष्ट्र को अपने आप से अधिक सबल बनने से रोकने में हर राष्ट्र का हित है। ऐसा कौन कह रहा है? मार्टिन कॉपलान। ओके। द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, गैरेट हार्डिन ने ऐसा कहा है, पर्यावरणीय शोषण के प्रति जागरूकता में से इन्होंने लिखा है। समीर अमीन की एक पुस्तक है इम्प्लोजन ऑफ कैपिटलिज्म। वाना एनाक्रोमा की एक पुस्तक है जिसका नाम है नियोकोलोनिज्म, द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म। नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है। जूलियस नरेरे ये तंजानिया के राष्ट्रपति रहे हैं। इन्होंने मैन एंड डेवलपमेंट लिखा है, एसेज ऑन सोशलिज्म लिखा है, फ्रीडम एंड सोशलिज्म लिखा है। फिर 2 यथार्थवादी विचारक हैं, फ्रेंच फैनन, द रेज्ड ऑफ द अर्थ, और हेनरी किसिंजर, वर्ल्ड ऑर्डर। इनकी जो पुस्तकें हैं महत्वपूर्ण है। देखिए तथ्य में क्या होता है कि कई बार हम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता हमको पड़ती है, क्योंकि आप देखते हैं कि UGC नेट का पेपर कई बार बहुत ही विस्तृत आता है। तो वो कथन बना के पूछता है, ऑप्शन बना के पूछता है, क्या है, A होगा B होगा, AB दोनों होगा। तो ऐसे में हमको जितना हमको नॉलेज होगा, अवेयरनेस होगी, हम उसको उतना सही कर पाएंगे। फिर आता है आपका कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसको उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण माना है। इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक है, ऐसा बेवर कहता है। वो कह रहा है कि भाई मैकियावेली तो ठीक है, एक जो तुम्हारा कौटिल्य है इसका अर्थशास्त्र तो और ज़्यादा खतरनाक है। मैक्स वेबर की एक पुस्तक है पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन,
1919 में लिखी है। फिर आता है आपका क्वेरे अलेक्जेंडर, प्रत्येक नागरिक को उसके अनुसार कुल भूमि का और कर देना ही न्याय है। ऐसा न्याय के बारे में कह रहा है क्वेरे अलेक्जेंडर। प्लेटो का न्याय, एक व्यक्ति एक कार एक वर्ग एक कर्तव्य, ऐसा ही कहते हैं। ऑक्सफोर्ड ने लेवियथन जो पुस्तक थी हॉब्स की, उसकी भूमिका लिखी है। ऑक्सफोर्ड ने हॉब्स के मूल सापेक्षवाद की व्याख्या इसी पुस्तक में की है। हॉब्स के मूल सापेक्षवाद। लुईस अल्थ्यूजर है, इसने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर किया है। लुईस अल्थ्यूजर फॉर मार्क्स इसकी पुस्तक है, फॉर मार्क्स रीडिंग कैपिटल। लुईस अल्थ्यूजर, इसकी बात को आप ध्यान रखें। ये भी युवा मार्क्स काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कौन कह रहा है। युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स में अंतर किसने किया है? लुईस अल्थ्यूजर ने। और ये जो ऑक्सफोर्ड है, इसने लेवियथन को एक महान कृति भी कहा है, इसको ध्यान में रखें आप। और प्लेटो का ये जो दार्शनिक राजा है, इसको भी ध्यान में रखें आप। जस्टिस के बारे में काफ़ी इसने काम किया है। फिर आता आपका निष्क्रिय क्रांति शब्द किसने दिया? विंसेंजो क्यूको द्वारा। ग्रामसी ने फांसीवाद की विशेषता बताई है निष्क्रिय क्रांति में। विमर्शी लोकतंत्र के प्रवर्तक कौन है? जे कोहेन, जे वार्जर्स, एस.एल. हर्ली। जे कोहेन, जे वार्जर्स, एस.एल. हर्ली है। वेबर के अनुसार तुलनात्मक राजनीति को संस्कृति के बेहतर ढांचे में समझा जा सकता है, और उन्होंने यह कार्य मार्क्स के आर्थिक नियतिवाद के सिद्धांत की धज्जियां उड़ाकर कर दिया है। तो कथन पूछा जाएगा भाई कि किसने ऐसा किया है कि संस्कृति के बेहतर ढांचे में समझा जा सकता है, और आर्थिक नियतिवाद जो कि मार्क्स का है, तो कार्ल मार्क्स की धज्जियां उड़ा दी हैं वेबर ने। मतलब कि सब कुछ आर्थिक चीज़ें नहीं होती हैं, संस्कृति भी महत्वपूर्ण है तुलनात्मक राजनीति को समझने के लिए। ईस्टर्न के अनुसार 19वीं सदी वैज्ञानिक विधि का युग है। ईस्टर्न जो कि व्यवहारवाद के बारे में चर्चा करते हैं। और ईस्टर्न ने राज्य शब्द के प्रयोग की जगह राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया है। ओके। और वह राजनीति को मूल्यों का आधिकारिक आवंटन भी कहते हैं ईस्टर्न, डेविड ईस्टर्न। नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्षवाद के प्रवर्तक कौन है? कॉम्टे। अरस्तु ने जो सर्वश्रेष्ठ और जो विकृत हो गया है शासन तंत्र, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है उसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और मध्य वर्ग तंत्र आता है। फिर जो विकृत हो गया उसमें तानाशाही, अल्पतंत्र और लोकतंत्र आता है। यानी वो लोकतंत्र को अच्छा नहीं कहता है। कौन नहीं कहता है? अरस्तु। फिर आता है रॉबर्ट मैकेंजी, ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विथ इन द कंजर्वेटिव एंड लेबर पार्टीज। रॉबर्ट मैकेंजी ने इसको लिखा है। फाइनर ने क्या किया है? लेबर पार्टी दास कैपिटल की अपेक्षा बाइबल से अधिक प्रेरित है, ऐसा फाइनर कह रहा है। फाइनर ने क्या कहा है फिर? कंजर्वेटिव पार्टी का सार उसके द्वारा समर्पित सामाजिक संस्थाओं व उसकी प्रगति संबंधी धारणाओं से स्पष्ट है। यह जिन सामाजिक संस्थाओं का समर्थन करता है उसमें राजमुकुट, राष्ट्रीय एकता, चर्च, एक शक्तिशाली शासक प्रणाली तथा व्यक्तिगत संपत्ति को राज्य के नियंत्रण से स्वतंत्रता आदि है। नौकरशाही सत्तावाद का प्रकार है सैनिक शासन। ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म, गिरलेमो ओडोनेल कहते हैं। ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म गिरलेमो ओडोनेल की पुस्तक है डेमोक्रेसी, एजेंसी एंड द स्टेट, द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, काउंटर पॉइंट। ये किसकी पुस्तक है? गिरलेमो ओडोनेल। इसको आप ध्यान रखें, रिपीट करें इसको। फिर आधुनिकीकरण के बारे में डैनियल लर्नर क्या कह रहे हैं कि आधुनिकीकरण एक भूमंडलीय प्रक्रिया है। यानी इसको आप लर्न करें, लर्नर इसी करके याद करें कि आधुनिकीकरण एक भूमंडलीय प्रक्रिया है। फिर आपका वैधता के वेबर उपागम के विकल्प के रूप में वैधीकरण संकट विकसित किया गया हेबरमास और ओफे द्वारा। हेबरमास क्या कहता है? लेजिटिमेशन क्राइसिस, वैधता का संकट है। पूंजीवाद वैधता के संकट से गुजर रहा है, ऐसा कौन कह रहा है? हेबरमास।
यूगेन हैबरमास इसका पूरा नाम था। हैबरमास ने उपयोगितामूलक विवेकवाद की बात की है। इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी, जीवन संसार, लाइफ वर्ल्ड। एक बार शब्दावली पूछी जाती है कि किससे जुड़ी हुई है, तो उनको इसको ध्यान रखना चाहिए कि हैबरमास से जुड़ी हुई है जीवन संसार यानी लाइफ वर्ल्ड, पब्लिक स्फीयर यानी लोकप्रत, ऐसी अवधारणा इनने दी हैं। हैबरमास की कुछ पुस्तकें हैं। द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, द फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस ऑन मॉडर्निटी, बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स। फिर आता है आपका, हैबरमास ने कुछ और शब्दावली दी है। भाष्य विज्ञान और अनुभविक विश्लेषण सिद्धांत। हैबरमास ने 3 प्रकार के पूंजीवाद समाजों को बांटा है। उदार पूंजीवाद, संगठित पूंजीवाद और उत्तर पूंजीवाद। उदार पूंजीवाद क्या था, जो 19वीं सदी का है। संगठित पूंजीवाद है पश्चिमी औद्योगिक समाज में। और उत्तर पूंजीवाद क्या है, समाजवादी राज्यों में जो समाजों को उत्तर पूंजीवाद इनको कहते हैं, जो समाजवादी राज्य हैं, जो पूंजीवाद वहाँ पाया जाता है। ओके। फिर क्रांति के बारे में कुछ कथन हैं। तो क्रैन ब्रिटन, क्रांति का अभिप्राय किसी एक भूभागीय राजनीतिक सत्ता को चलाने वाले किसी प्रभारी समूह का किसी अन्य समूह द्वारा सशक्त आकस्मिक प्रतिस्थापन। तो क्रैन ब्रिटन कहता है कि भैया क्रांति जब होती है तो किसी समूह को हटाकर एक दूसरा समूह आ जाता है, वो प्रतिस्थापन की बात कर रहा है। इसकी पुस्तक है द एनाटॉमी ऑफ रेवोल्यूशन, क्रैन ब्रिटन। एक दूसरी विचारक है हन्ना अरेंट, इनकी बुक है ऑन रेवोल्यूशन। और एक क्रांति के बारे में कहती है कि क्रांति ऐसी कार्रवाई है जिसमें परतंत्र लोग स्वतंत्रता की कामना करते हैं जो उनकी स्वतंत्रता को साकार कर सके। यानी क्रांति एक ऐसी कार्रवाई है जिसमें जो गुलाम लोग हैं वह अपनी आज़ादी को बनाने के लिए ऐसी गतिविधि करते हैं जिसको उन्होंने क्रांति कहा है। इनकी पुस्तक महत्वपूर्ण है ऑन रेवोल्यूशन, ध्यान रखें इसका, हन्ना अरेंट का। देखिए छात्रों, इसको हमको निरंतर पढ़ते रहना पड़ेगा। कुछ कथन होते हैं उसमें आप की पॉइंट पकड़ा करिए कि किस की पॉइंट से हम इसको उस विचारक से जोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत अधिक सिलेबस है और आप उसको ऐसे नहीं, आसानी से नहीं ध्यान में रख सकते हैं। पेपर तक जाने के लिए हमारे माइंड में उसको रखना बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ने के बाद एग्ज़ाम हॉल तक उसको अपने माइंड में ले जाना काफ़ी महत्वपूर्ण काम होता है। इसलिए उन कथनों को बार बार सुनें, पढ़ें, देखें, समझें। सी जॉनसन, इन्होंने क्या कहा है क्रांति के बारे में। क्रांति को समाज के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारी और चिरस्थायी असंतुलन का परिणाम माना है। कि समाज में आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो असंतुलन होता है उसके कारण फिर क्रांति हो जाती है, ऐसा सी जॉनसन कह रहा है। और सी जॉनसन की पुस्तक है रेवोल्यूशनरी चेंज, यानी क्रांतिकारी चेंज कर रहा है ये सी जॉनसन। पर सूचना का अधिकार है, हम सब जानते हैं, ये मिला हुआ सबको। अनुच्छेद 21 में सम्मिलित है और तुरंत सुनवाई का अधिकार देता है, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार देता है, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन कब आया था, कोई बताएगा? चलिए मैं बता देता हूँ आपको। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार आया था, जिसको हम शॉर्ट में RTI कहते हैं। और इसको लाने के पीछे कारण क्या था कि भाई भ्रष्टाचार को कम किया जाए, सरकार में पारदर्शिता बनी रहे। और दोस्तों आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन कल जो 25 दिसंबर आने वाला है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये जन्म दिवस होता है। ओके। आधारभूत संरचना के सिद्धांत का स्रोत जर्मनी के नए संविधान में है। और आधारभूत संरचना एक हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो दिया गया था फैसला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के अंतर्गत
24 अप्रैल 1973 को बेसिक स्ट्रक्चर निर्धारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जिसमें संविधान के सभी भाग महत्वपूर्ण हैं, जिसमें प्रस्तावना को भी संविधान का अंग माना गया था। तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि भाई आप संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यानी संविधान की आत्मा है, उसमें क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। वो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है। संविधान में कहीं लिखा नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। ओके, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, कृपया आउट ऑफ सिलेबस जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसको सब्सक्राइब कर दें। चैनल अभी शुरुआत है और आप लोगों का प्यार सहयोग मिलेगा तो एक लंबा जो साथ बना रहेगा, दोस्तों के साथ पढ़ते रहिए और खुश रहिए। नेक्स्ट है आपका भारत में विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के बारे में कुछ नियम बनाए गए थे 1989 में। स्थायी समितियां बनाने के लिए 1993 में 17 समिति थी, 2004 में 24 हो गई इनकी संख्या। और प्रत्येक समिति में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 31 हो सकते हैं। सरकारी आयोग जो कि केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था और केंद्र राज्य संबंध के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। 1983 में गठित हुआ था ये। 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। इसमें सदस्य थे आपके RS सरकारिया, B शिवरमन, SR सेन। ये कई बार पूछा गया है कि कौन कौन सदस्य थे सरकारी आयोग में, इसको आप ध्यान में रखें। इसकी रिपोर्ट थी 1600 पेज में दी गई थी और 247 सिफारिशें दी गई थी। और अंतर्राज्यीय परिषद बनाने की भी बात इसने की थी, जो कि अनुच्छेद 263 में इसको बना भी दिया गया था, अंतर्राज्यीय परिषद। इन दो राज्यों के मध्य वो कोई परिषद होगी तो उसका समाधान, उनके मध्य जो विवाद होगा उसका समाधान हो जाएगा। फिर आपका जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसको 3 सदस्यीय कब बनाया गया? तो UGC ने 1993 इसका आंसर माना है, ध्यान रखें आप। हमारे जो वर्तमान में राष्ट्रीय निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। फिर आपका तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था 1946-47 में। फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप 1/3 लगान का समर्थन किया गया था इसके द्वारा। इस तेभागा आंदोलन के नेता थे कंपाराम सिंह, भवन सिंह। सिंगूर आंदोलन ये 2006 में हुआ था, किसान आंदोलन है। ओके, फिर आपका व्यवस्था उपागम की शुरुआत 1920 के दशक में जो वैज्ञानिक लुडविग वॉन वर्टलैंफी ने की थी। यह उपागम नृशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोवैज्ञानिक, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन में आया। एक क्रम है इसका, नृशास्त्र से समाजशास्त्र, मनोवैज्ञानिक, राजनीति विज्ञान से लोक प्रशासन में आया। ओके, व्यवस्था उपागम को लोक प्रशासन में विकसित करने का श्रेय हर्बर्ट साइमन और चेस्टर बर्नार्ड को जाता है। व्यवस्था उपागम को लोक प्रशासन विकसित करने का श्रेय हर्बर्ट साइमन और चेस्टर बर्नार्ड को जाता है। परंपरागत सिद्धांत, इसके समर्थक कौन है? हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, L उर्विक, G.D. मूने और रेले, मैरी पार्कर फेलिच। मानव संबंध उपागम को एल्टन म्यू ने डॉक्टरी विधि या दृष्टिकोण भी कहा है। तो एल्टन म्यू भैया कह रहा है इसको डॉक्टरी विधि। हेनरी फ्योल ने प्रशासक या प्रबंधक की 6 विशेषताएं बताई हैं। पहला है शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामान्य शिक्षा, विशिष्ट ज्ञान और अनुभव होना चाहिए उसको। ये हेनरी फ्योल बताता है। सहायक एजेंसी के उदाहरण कौन कौन है भैया? विधि मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, UPSC, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, वित्त विभाग, ये सब आते हैं। लोक निर्माण विभाग भी आता है। सहायक अभिकरण सूत्र अभिकरणों को अनेक मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति के क्रम में आकस्मिक सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। सहायक अभिकरण कार्य संचालन कार्य करते हैं। यह मुख्य कार्यपालिका के अधीनस्थ होते हैं।
हम देखते हैं कि आरटीआई में कौन कौन शामिल नहीं है। तो आरटीआई में रॉ, सीआरपीएफ, सीबीआई, बीएसएफ, ईडी, आईटीबीपी, राजस्व सूचना निदेशालय, सीआईएसएफ, एनएसजी, असम राइफल्स आदि आरटीआई में नहीं आते हैं। आरटीआई की धारा 24(4) के अनुसार राज्य सरकार भी अपनी विशेष जांच शाखाओं को इस अधिनियम से बाहर रख सकती है। भ्रष्टाचार और मानवीय अधिकारों के हनन से संबंधित सूचना उक्त वर्णित संगठनों के संदर्भ में दी जा सकती है। चलिए दोस्तों, ये आज का हमारा पार्ट 3 था, जो कि हम यूजीसी नेट परीक्षा के लिए राजनीति विज्ञान के बारे में ये आपको शॉर्ट नोट्स के साथ में आपको डिस्कस करा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद है आपको बेहतर लगा होगा। ये प्रयास कैसा लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो लाइक कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कर दें। हम इसके पेपर तक और भी पार्ट लाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपको अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।